नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और टाइम्स नाउ नवभारत पर शुरू हो गया है लाइव वोटिंग का एक लौता शो, देश का मूड मीटर। तो अपना मोबाइल उठाइए और जो स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है उसे स्कैन करना शुरू करिए, क्योंकि सवालों की लिस्ट आ चुकी है। अपने जवाब भरने के बाद उसे जल्दी से सबमिट करिए और हाँ, आखिर में अपनी जो डिटेल है उसको जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज चुनते हैं 4 लकी वोटर, जिन्हें मिलता है हमारी तरफ से इनाम। तो कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है और ऐसा लगता है कि 102 सीटों पर मतदान से पहले विपक्षी नेताओं की हवाइयां उड़ी हुई है। विपक्ष के पूरे प्रचार को अगर गौर से देखिए या यूं कहें कि सुनिए, तो ऐसा लगता है कि पूरे प्रचार अभियान को डर, झूठ और भ्रम के इर्द गिर्द खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। भारत के युवाओं का सपना पूरा करने, उसके भविष्य को संवारने और नए भारत का कोई शानदार रोड मैप देने की बजाय हर मंच से जनता को भ्रमित करने और डराने की चाल चली जा रही है। इस डर और भ्रम के अलग अलग चेहरे हैं, जो अलग अलग बयानों की शक्ल में सामने आते रहते हैं। कभी कोई कहता है कि मोदी अगर सत्ता में आ गए तो 2024 के बाद कभी चुनाव नहीं होगा। कभी ममता दीदी कहती हैं कि मोदी सरकार फिर अगर आ गई तो लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। इधर अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं कि मोदी संविधान बदल देंगे। इसी में एक और भ्रम ईवीएम को लेकर भी फैलाया जा रहा है। प्रियंका वाड्रा हो या ममता बनर्जी, सब मिलकर अभी से ईवीएम को कोसने में लग गए हैं। सब मिलकर ये माहौल बनाने में जुटे हुए हैं कि मोदी अगर जीते तो सिर्फ ईवीएम की जीत होगी। हालांकि देश के गृह मंत्री से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने एक जवाब में सबको चित कर दिया। सुनिए जरा। जो भी हो जाए, वोट देना है और वोट देने का बाद अच्छे से देख लो वोट वीवीपैट में ठीक से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। वोट का बाद वोट का मशीन भी संभाल के रखना, नहीं तो सेंट्रल पुलिस को देखे उसमें चिप घुसा के फेंकता है। आई कैन नॉट ट्रस्ट बीजेपी, दे आर डेंजरस देन एनीबॉडी एल्स। और ये इलेक्शन सबसे डेंजरस इलेक्शन है। इसका बाद और कोई चुनाव नहीं होगा। एनआरसी चालू हो जाएगा, सबको कैंसिल कर देगा। है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। प्रियंका गांधी कह रही है 180 सीट नहीं आए अगर ईवीएम मशीन का हो, गड़बड़ी ना हो। तो जिस असेंबली चुनाव में कांग्रेस जीती थी वो ईवीएम सही देखा। नाचना ना आए आंगन टेढ़ा, इस थ्योरी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। हालांकि चुनाव आयोग भी बार बार ये कह चुका है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और संदेह से परे है। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस जमाने में बैलेट से चुनाव कराना हालांकि बेतुकी मांग है और सबको पता है कि अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं, अगर ईवीएम से की बजाय अगर किसी दूसरी चीज से चुनाव होते हैं तो उसे कराना कोई आसान नहीं होगा। और अब तक दर्जनों चुनाव हुए हैं, बल्कि अगर देखा जाए जब से मोदी सत्ता में आए हैं उसके बाद से विधानसभा के बहुत सारे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं। पंचायत स्तर के भी चुनाव हुए हैं, जिसमें अगर देखें तो सिर्फ विधानसभा में का अगर आंकड़ा आप देखें तो 18 बार विधानसभा के चुनाव में विपक्षी दलों को जीत मिली है। बावजूद इसके जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें ईवीएम का मुद्दा जरूर आ जाता है। सवाल यह है कि जनता को डराकर या भरमाकर इस तरीके से सियासी खेती कब तक चलती रहेगी? इस सवाल का जवाब बहुत मुमकिन है कि 4 जून को के रिजल्ट में मिल जाए आपको, क्योंकि जनता ने जवाब देना शुरू कर देना है। अब से अगले कुछ घंटे बाद ही पहले दौर का चुनाव है और लोगों को इसी ईवीएम के जरिए ये बताना शुरू करना है कि ये भ्रम और डर का जो माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। फिलहाल हम आपको उन सवालों की तरफ ले चलते हैं जिसके जरिए आपको घुमाना है आज का मूड मीटर, और वो सवाल जिसका आपको जवाब देना है। तो सवाल नंबर 1 है कि चुनाव से पहले विपक्ष ईवीएम पर सवाल क्यों उठा रहा है? और इसका ऑप्शन है हार का खतरा दिखने लगा है इसलिए, ऑप्शन बी है
पब्लिक में भ्रम फैलाने के लिए और ऑप्शन सी है बीजेपी को बदनाम करने के लिए। सवाल नंबर 2, चुनाव में गड़बड़ी की बात करके इंडी गठबंधन को क्या हासिल होने वाला है या क्या हासिल करना चाहती है? ऑप्शन ए, हार गए तो रेडीमेड बहाना होगा, कुछ कहना नहीं, पहले से ही कह रहे थे हम तो जी कि ईवीएम खराब है और ईवीएम में गड़बड़ी है। और ऑप्शन बी, आला कमान पर सवाल नहीं उठेंगे। और ऑप्शन सी, चुनाव के पहले ये सब सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। सवाल नंबर 3, क्या आपको लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है? और ऑप्शन है नहीं, ईवीएम बिल्कुल सही है। ये आपसे हम राय जानना चाहते हैं कि जनता क्या सोचती है, पब्लिक क्या सोचती है। नेता तो जो कह रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, इस सवाल के जवाब में आप हमें बताना शुरू करिए। ऑप्शन ए है नहीं, ईवीएम बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। और ऑप्शन सी, कह नहीं सकते क्योंकि टेक्निकल मामला है। सवाल नंबर 4, क्या वोटर को सीए, एनआरसी और यूसीसी का डर दिखाने से कोई फर्क पड़ेगा? और ऑप्शन है हाँ, मुस्लिम वोटर प्रभावित हो सकते हैं। ऑप्शन बी, नहीं, अपने हिसाब से वोट करते हैं सब। और ऑप्शन सी, ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है। और 5वां और आखिरी सवाल, बीजेपी की सीट को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयान में फर्क क्यों देखते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीटें आएंगी और प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 180 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। आप क्या सोचते हैं कि क्यों दोनों अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? ऑप्शन ए है कि दोनों खुद ही कंफ्यूज हैं। ऑप्शन बी, जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं। और ऑप्शन सी, दोनों का आकलन कमोबेश सही हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? इन सवालों के जवाब में जल्दी जल्दी हमें बताना शुरू करिए। स्क्रीन पर QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसको मोबाइल निकालिए, स्कैन करिए अपने कैमरे से और जो सवाल आ रहे हैं उसको जल्दी से भरकर हमें बताना शुरू करिए। और हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ गुरु प्रकाश जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हैं, तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ हैं। तहसीन, ऐसा क्यों लगता है कि जो विपक्ष का पूरा प्रचार अभियान है उसमें जो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण और बहुत हावी है वो है भ्रम और डर? कभी आप देखिए ममता बनर्जी से को अगर आप देखिए और वहां से लेकर अखिलेश यादव तक सब लोग अलग अलग तरह का डर फैला रहे हैं। कोई ममता बनर्जी कह रही है कि सरकार आएगी तो सबको कैंसिल कर देगा, मतलब कि सबकी नागरिकता चली जाएगी। यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर सरकार आ गई मोदी की फिर से तो संविधान ही नहीं बचेगा। तो ये, और अभी जो कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई ईवीएम अगर रहा तो अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो सारा चुनाव फर्जी होगा और अगर चुनाव सही तरीके से हुआ तो 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। तो भाई ये डर और भ्रम के जरिए चुनाव जीता जाएगा क्या? नमस्कार, आपके शो में मुझे शिरकत करने का दोबारा से मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। आपके दर्शकों को बता दूं कि ईवीएम मामले में मैं एक पिटिशनर हूं और मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। प्लीज मेरी बात को आप टोकिए मत, ताकि बात सरल तरीके से दर्शकों के सामने चली जाए। उसके बाद जो भी आपको सवाल पूछना मैं उसका जवाब दे दूंगा। सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन ने एक चैलेंज दिया था जिसमें सारे भूतपूर्व विधायक, एमपी, सिटिंग एमपीज, एमएलए को बुलाया था और मात्र मैं एक व्यक्ति था जो एक एमपी और एमएलए नहीं था या पास्ट में नहीं था, जिसको आमंत्रित किया गया था और हमें कहा गया था कि आप ईवीएम को हैक कीजिए। तो सौरभ भारद्वाज और मैं तैयार थे ईवीएम को हैक करने के लिए। हमारे पास लोग थे जो ईवीएम को हैक कर सकते, और मैं कोई डमी ईवीएम की नहीं, जो सरकारी ईवीएम है इस वक्त उसकी बात कर रहा हूं। हम रेडी थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं आप हैक कीजिए उसको बिना टच किए। आप सोचिए इस चीज को। और जब हम उस मीटिंग में बैठे थे प्रेस रिलीज निकाले कि कोई ईवीएम को हैक नहीं कर सकता। आप इस चीज को सोचिए। खैर मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। इस डिबेट इस चीज को मैं खुद इसका एक तरीके से एक टारगेट रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज कहना चाहता हूं, हमारी पिटीशन में हम कहीं नहीं कह रहे ईवीएम को हटाओ, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे। हम 2 चीज कह रहे। प्लीज आप मेरी बात को सरल तरीके से आपके दर्शकों को के विवेक पे मैं छोड़ता हूं। जितने वीवीपैट से उसकी टैली हो, 5% नहीं, सब वीवीपैट की टैली हो। क्या गलत है उसमें? वीवीपैट पे एक बारकोड हो जो ईवीएम से कनेक्टेड हो, तो बारकोड से पता चले उसी ईवीएम से आया। और तीसरा हमारी मांगे कोई जो वीवीपैट का जो पेपर है वो ऐसा पेपर हो जिसे इंक 4 महीने में डिसअपियर ना हो जाए। ये जो वीवीपैट का पेपर इसमें इंक 4 महीने में डिसअपियर होती है। और एक चौथी हमारी डिमांड है कि एक स्लिप आपको दिया जाए, अगर आपने वोट किया वो स्लिप आप ले और आप बॉक्स के अंदर डाल दें। कहां हमारी डिमांड गलत है? आप बताइए डिमांड में गलत क्या है? हम क्यों कह रहे? और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती वीवीपैट और ईवीएम का टैली हो? उनका यह तर्क है मेरे खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी का, कि नहीं देखिए इसमें 12 या 13 घंटा और लग जाएगा गिनने में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे देश की जमहूरियत को अगर सुरक्षित रखने में 12 घंटे लगते तो कोई बड़ी बात है? मैं आपसे आपके विवेक पे छोड़ता हूं। कौन से मेरे तर्क गलत है आप बताइए मुझे।
और जब भी मैं ये बात करता हूं कहते हैं आप ईवीएम के खिलाफ है। मैं ईवीएम के खिलाफ नहीं हूं, मैं इसको और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे की जो हमारी डिमांड है, आप जब मुझे अगली बार मौका देंगे मैं इस पर बात करूंगा। रंजीत, तो लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं तहसीन पूनावाला कि भाई अभी इसकी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या सवाल किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो सब पब्लिक डोमेन में है। और भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आज तक जितने भी वीवीपैट की मिलान किए गए, क्या उसमें कहीं कोई गड़बड़ी पाई गई? जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, मैं आपको वर्बैटिम वही बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आज तक हमने 4 करोड़ से ज्यादा वीवीपैट का मिलान किया है और आज तक एक भी गलती नहीं पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड कहा है इलेक्शन कमीशन ने। भाई अगर आज तक कोई गलती नहीं पकड़ी गई और अगर ये इतना फुल प्रूफ सिस्टम है, तो क्या सिर्फ इसलिए ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं आप क्योंकि आपको लगता है कि इस चुनाव को डिस्क्रेडिट करना है, क्योंकि मोदी की जीत को या जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उसकी जीत को डिस्क्रेडिट करना है? मैं इसका जवाब दे देता हूं। नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूं रंजीत जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही है, तो इलेक्शन कमीशन कह रही है ना, वो कह रहे हैं ना कि नहीं हुआ है। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन बात नहीं, भाई कस्टोडियन तो वही है ना, कस्टोडियन तो वही है, और पूरे चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो इसकी जवाबदेही इलेक्शन कमीशन के पास। रंजीत जी मैं आपका सवाल समझ गया, आप प्लीज मेरी जवाब आने दीजिए। आप बीच में बोलोगे तो दर्शक को नहीं समझ में आएगा कि टेक्निकल नहीं बताइए ना, प्लीज आप बताइए, हम बहुत तसल्ली से सवाल समझ गया, मैं उत्तर दूंगा। समझना चाहते हैं। पहली बात मैं आपकी बात मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन कस्टोडियन है, मैं बिल्कुल मानता हूं कस्टोडियन है, इसलिए उन्होंने एफिडेविट दिया। मैं और आप तो एफिडेविट दे ही नहीं सकते, उन्हीं को देना है, वो कस्टोडियन है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब उन्होंने कहा गड़बड़ नहीं है। मैं 2019 के चुनाव, और मैं आप देख लीजिए, आप खुद इसका रिकॉर्ड देख लीजिए, जो टोटल उन्हीं की स्लिप है जो टोटल वोट्स टैलीड है इलेक्शन कमीशन की, वर्सेस जो ईवीएम में आते हैं उसमें गड़बड़ी है, उसमें डेटा में मिसमैच है। खुद ही इलेक्शन कमीशन के डेटा के अंदर वो सब हमने पेश किया, वो उसको खंडन कर रहे हैं। वो डेटा तो हमने पेश किया, उन्हीं के डेटा को, उनके डेटा को वो नहीं मान रहे। मैं आपको बताता हूं, मैं कलेक्टर के पास गया था जब ये गड़बड़ी महाराष्ट्र में हुई थी। कलेक्टर को मैं बता रहा हूं आपके डेटा में गलत है। कलेक्टर कह रहा हम क्या करें इस चीज को, ये चीज हुआ, मैं खुद विक्टिम हूं। लेकिन ये सब चीज को छोड़ दीजिए, इस चीज में नहीं जाते। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, एक चीज को, बाकी सारी पास्ट को छोड़ देते। आज अगर तहसीन पूनावाला कह रहा है जितने ईवीएम है, जितने वीवीपैट है, उसको टैली करिए, और उसमें बारकोड के उसी मशीन से आया, और एक स्लिप रंजीत जी अगर वोट करते, रंजीत जी क्या है वो बैलेट के अंदर डाल दे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इसमें गलत कौन सी बात है? पास में क्या हो गया? सही है, गलत और सही का सवाल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये मामला है। मुझे लगता है कि भाई जो जरूरी होना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं कि इस देश के लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे, लोगों को लगे कि सब सिर्फ निष्पक्ष हुआ नहीं, बल्कि लोगों को लगे भी कि निष्पक्ष हुआ है। ये बहुत जरूरी है चुनाव के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि विपक्ष या कोई भी पार्टी जनता को इस तरीके से भ्रमित नहीं करे, इस तरीके से बरगलाए नहीं कि भाई ये चुनाव जो है वो फेक हो रहा है या फर्जी हो रहा है। उसको डिस्क्रेडिट करने की अगर कोशिश होगी तो ये भी कोई अच्छी स्थिति लोकतंत्र के लिए नहीं है तहसीन पूनावाला। और मुझे लगता है कई बार कि विपक्ष यही करने की कोशिश कर रहा है। गुरु प्रकाश, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए रंजीत जी, अभी हम लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण सुना। अभी हम लोगों ने, तहसीन मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा। नहीं देखिए प्रकाश, हाँ धन्यवाद। नहीं देखिए, अभी रंजीत जी हम लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण सुना। पंजाब में ईवीएम हैक नहीं हुआ, तेलंगाना में ईवीएम हैक नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में ईवीएम हैक नहीं हुआ, बिहार में 2015 में ईवीएम हैक नहीं हुआ, कर्नाटक में ईवीएम हैक नहीं हुआ, 2018 में राजस्थान में ईवीएम हैक नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में ईवीएम हैक नहीं हुआ। अरे किस प्रकार की बात करते हैं आप भी? रंजीत जी बचपन में गली क्रिकेट खेलते होंगे, हम लोग भी गली क्रिकेट खेल के बड़े हुए हैं। जब कोई बालक आ जाता था उसके लिए दूध भात होता था कि नहीं भाई इसको हम लोग ट्राई बॉल देंगे और बॉल खिलाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज गली क्रिकेट में उसी कमजोर बालक की हो गई है कि आपको नियम कायदे कानून किसी से कोई मतलब नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं रंजीत जी? हम लोग कह रहे हैं कि आज हम भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 लेकर के आने का काम कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि आज गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित सबको सम्मान मिल रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि आजादी के 75 वर्षों बाद पहली बार एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पर बैठी है, तो अब बैठी है। हम क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने वाला पहला देश भारत बनता है, हम उस पर चुनाव में जा रहे हैं। हमारे पास पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी कुछ और आंकड़ा दे रही हैं, राहुल गांधी कुछ और आंकड़ा दे रहे हैं। अरे आपके यहां इंटरनल तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। आज की बात मैं बताता हूं आपके दर्शकों को, जमुई में एक रैली हो रही थी,
इनके नेता तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की मां के लिए इस प्रकार के अशोभनीय और अमर्यादित शब्दों का उपयोग ठीक है। गुरु प्रकाश आप ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। ठीक है, हमें लौट कर वहीं आना है एक बार कि भाई ये जो चुनाव हो रहा है इसमें डर, भ्रम और झूठ, ये तीनों क्यों हावी दिखाई दे रहे हैं? अब निजेश अवस्थी, मैं जानना चाहता हूं कि भाई अगर ऐसे मैं तहसीन से पूछूंगा ये सवाल, लेकिन फिर भी अगर आप देखें 2015 से लेकर 2023 तक 18 विधानसभा चुनावों में विपक्ष को जीत मिली है और उसमें एक लंबा सिलसिला है, कोई छोटे मोटे स्टेट नहीं है और ये वो स्टेट हैं जो मेक और ब्रेक टाइप का जो जिनके फैसले तय करते हैं कि देश की सत्ता पर किसका राज होगा। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, बंगाल। भाई इसमें कौन से ऐसे बड़े राज्य हैं जो नहीं हैं यूपी छोड़कर? कौन से बड़े राज्य नहीं है और जिसमें कि विपक्ष को जीत मिली है, बावजूद इसके कह रहे हैं कि भाई हम ये ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं? रंजीत जी, वास्तविकता तो ये है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश ये लोग कर रहे हैं। हाँ। देश की जनता में एक भ्रम पैदा हो कि जो हमने वोट दिया वो वोट वहां तक पहुंचा नहीं। ये इस भारतवर्ष के लोकतंत्र में भारत की जनता का भ्रम पैदा करने का प्रयास ये कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर ये कर रहे हैं। तहसीन ने कहा कि हम गए थे जी वहां पर, मैं और सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा बिना छुए ही तो हैक होगी ना। छूने के लिए तो 12 लाख पोलिंग बूथ हैं, 12 लाख लोग जरूरत पड़ेंगे छूने के लिए। क्या कैन इट बी पॉसिबल कि 12 लाख लोग ईवीएम, कम से कम 12 लाख लोग, अगर एक व्यक्ति एक ईवीएम हैक करने के लिए भी हो तो 12 लाख लोगों के बीच में से इनको मालूम है, उनमें से कोई व्यक्ति नहीं निकल के आ रहा कि हाँ मैंने ईवीएम हैक की। ये तो बड़े सामान्य से उदाहरण है ही। जब लोग कहते हैं कि फला जगह तुम जीत गए, फला जगह तुम जीत गए, फला जगह तुम जीत गए, तब ईवीएम हैक नहीं थी। और तहसीन जी 2014 में तो चुनाव आयोग और सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं के हाथ में था ना, तब कैसे जीत गए थे? तब मतलब यह है कि इस भारत के लोकतंत्र में भारत की जनता की दिए गए जनादेश पर विश्वास न करना, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र के प्रति इनका पाप है, पातक है ये। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कहा, जिस तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया कहा कि हमें मालूम है जिस तरीके से बैलेट पेपर से होते थे चुनाव, सही बात, सबको मालूम है। और वो दौर वो कोई बहुत दूर की बात थोड़ी है। तहसीन ने हो सकता ना देखा हो, तहसीन ने ना देखा हो, एक शब्द चलता था कुछ राज्यों में, बूथ छापना है। हाँ, बूथ छापना है, हाँ। बूथ छापना है। वापस लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र को वापस उसी अवस्था में लाने की बात की जा रही है लगातार। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद कांग्रेस ने कहा था, जब बाकी लोगों ने कहा था कि नहीं, खुद कांग्रेस के लोग ने ईवीएम हैक नहीं हो सकती, तब नहीं हो सकती थी, अब हो सकती है। जब विपक्ष में आए तो हो सकती है, तब हो सकती है। हाँ, ठीक बात है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि तौसीफ खान, यही सवाल आपसे भी कि भाई क्या ये एक कौन सा तरीका है कि अगर जब आप जीत रहे हैं तब तक तो सब ठीक है, तब तक जनता के वोट से जीत रहे हैं, तब तक वो जनादेश है, लेकिन अगर सामने वाला जीत जाएगा तो वो ईवीएम की जीत होगी, वो फिर वो जनादेश नहीं माना जाएगा, फिर वो जनता की राय नहीं मानी जाएगी उसको। भाई ये दोहरा चरित्र और ये दोहरा मापदंड क्यों? रंजीत जी, पहले तो एक बात को स्पष्ट कर दूं, हाँ, कि हर लोगों ने माना है, बीजेपी ने माना है, कोर्ट ने माना है, एक्सपर्ट ने माना है, हाँ, कि ईवीएम मशीन का हैकिंग करना पॉसिबल है। ये पहली बात है कि ये पॉसिबल है। और बीजेपी ने खुद इस पे 2010 में बुक रिलीज किया, बाकायदा एक बुक रिलीज किया। नितिन गडकरी पार्टी प्रेसिडेंट थे उस वक्त में, कि भाई डेमोक्रेसी एट रिस्क बोल करके। तो पहले बात ये कि हाँ ईवीएम मशीन हैकिंग हो सकती है, हाँ या ना, तो इसका जवाब है दिखाना चाहिए था ना। दूसरी बात हैक करके दिखाना चाहिए, अगर हैक हो सकती है तो सिर्फ कह देंगे जो अच्छे हैकर हैं आप और हम नहीं जानते, हो सकता है आज वो बीजेपी के पेरोल में हो, अब वो उनको तहसीन भाई या कोई और कहां से पकड़ के ले, मैं तो तहसीन से भी पूछूंगा अभी यही सवाल कि भाई सवाल ये है, क्यों छोड़ दिया इन्होंने? नहीं रंजीत जी, सवाल ये है, पहला बात कि खुद बीजेपी ने कहा 2010 में, बाकायदा किताब लिख करके, आज भी वो किताब अवेलेबल है, और पार्टी प्रेसिडेंट ने रिलीज किया कि हाँ ईवीएम की हैकिंग हो सकती है। आज जब मांग की जा रही है, ये कोई नया मांग नहीं है,
कि भाई वीवीपैट मशीन से हम उसको क्रॉस वेरिफिकेशन उस वक्त भी कर सकते हैं जब एक वोटर नहीं तो अपना आप वो लोग, मैं आप दोनों से सवाल करूंगा अभी कि भाई तौसीफ खान, क्या आपके पास कोई, आप किसी ऐसे हैकर को जानते हैं जो ईवीएम को हैक कर सकता है? क्या आपने कभी हैक करवा के देखा है? ये सरकार बताएगी, ये बीजेपी बताएगी। भाई आप सवाल आप कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला, क्या आप जानते हैं किसी ऐसे हैकर को? रंजीत जी कह रहे हैं बीजेपी खुद अपने ज्यादा को बताएगी कि ये मेरा हैकर है। तहसीन पूनावाला, आप जानते हैं, आप तो कह रहे हैं कि आप हैक कर सकते थे, आप हैक कर सकते थे, तो भाई तो मैं कह रहा हूं बीजेपी के पास, एक मिनट, तहसीन पूनावाला, आप कह रहे थे कि आप हैक कर सकते थे। अगर आप हैक कर सकते हैं, आप जानते हैं हैक करना, तो बताइए ना कांग्रेस को ये सारी टेक्नोलॉजी, जिता दीजिए इस चुनाव, और नहीं तो चार बूथ का हैक करके दिखाइए और बताइए चुनाव आयोग को कि ये झूठा दावा है इलेक्शन कमीशन का। बताइए सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में पूछा तो जा रहा है। बीजेपी से सवाल करिए कि उन्होंने ये किताब लिखा या नहीं, इसका जवाब दे सकते। हाँ, उम्मीद है आप बीच में नहीं बोलोगे रंजीत जी, ताकि मैं इसका जवाब दे। नहीं बोलिए ना। हाँ, समझ में आए, 2 या 3 चीज कही जाती है। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, फिर मैं आपको जो पैनलिस्ट ने कहा उसका उत्तर दे देता हूं, लेकिन बीच में ना बोले, क्योंकि मेरी बात समझने दीजिए। लोगों को बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। क्या ईवीएम हैक हो सकता है? कोई भी मशीन हैक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ही वीवीपैट आया। ये सुप्रीम कोर्ट का, भैया प्लीज थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए, टेक्निकल सब्जेक्ट है। एक सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, इसकी वजह से ये आया। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है? मेरे भाई प्लीज, अगर आप मुझे हर कुछ भी बोल के नहीं जा सकते ना तहसीन। बाकी लोगों को नहीं तो आप मत बुलाइए मुझे शो पे। नहीं तो आप बताइए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा, समझा सकता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है? भैया वीवीपैट सुप्रीम, आई एम रिक्वेस्टिंग यू रंजीत जी, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। एक सवाल को आप 4 बार दोहराओगे, मेरा फ्लो तोड़ोगे, तो मैं फिर नहीं बोलिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको हर चीज सीक्वेंस में समझाता हूं। प्लीज मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं आपका उतना ही सम्मानित कैसे हूं जितना गुरु प्रकाश जी। पूछा उसका जवाब दीजिए, उसके बाद बोलिए ना। टेक्निकल सब्जेक्ट बोलिए ना। हाँ, अरे मेरे भाई, मैं हर चीज का जवाब दे रहा हूं, लेकिन वो सीक्वेंस में आएगा। अच्छा, आप सुनोगे तो आपको सीक्वेंस में समझ में आएगा। एकदम आप नहीं सुनना चाहते हो, आपको नहीं सुनना है, नहीं, गंभीर बात है, इसलिए गंभीर आपने आरोप लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट को, आपने किया, इसलिए मैं एकदम चुप रहूंगा। आप 1 मिनट में बात पूरी बताइए। मैं उसको बता रहा हूं आपको, 1 मिनट में नहीं होगा, थोड़ा टेक्निकली समझाना पड़ेगा। अच्छा, हर मशीन हैक हो सकती है, दुनिया का कोई मशीन नहीं है जो हैक नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसीलिए वीवीपैट आया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आया, सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह लोग कोर्ट के अंदर गए थे। वीवीपैट के अंदर अब दिक्कत यह है कि वीवीपैट पूरी तरह से टैली होती। तहसीन पुनावाला ये नहीं कह रहा है ईवीएम को हटा दो, ईवीएम पे 100% भरोसा है। हमारी मांग है कि वीवीपैट और ईवीएम की टैलिंग होनी चाहिए। दूसरी बात कि पेपर जो हो उस पे इंक डिसअपियर ना हो, और वो बारकोड से टैली हो कि इसी मशीन का वो पेपर है जो आज की तारीख में नहीं हो, और वो पेपर स्लिप मिले। अब चौथी बात मेरी जो हमारी डिमांड है, मैं आपके दर्शकों को आगे रखता हूं, उनके विवेक पे छोड़ता हूं। आप 2 चीज सोचिए, जितने भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद कहता है ये ईवीएम हैक नहीं हुआ है, इसके अंदर टेक्निकल एरर आया है। ये शब्द टेक्निकल एरर यूज करते हैं, लेकिन जिन ईवीएम में टेक्निकल एरर आया है और वोट ज्यादा एक्सेस में आया, वोट किसी और पार्टी को आए, हर केस में वोट सिर्फ बीजेपी को क्यों गया है? कभी ये नहीं होता कि वोट सपा को गया है, कांग्रेस को गया है, आपको गया है। फिर भी मैं उस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को 2 चीज दे दीजिए, अपना खुद का ट्रांसपोर्ट व्हीकल दे दीजिए, उनका खुद का एक बजट दे दीजिए, वो सरकार पर निर्भर ना हो। इन 6 डिमांड में कौन सी डिमांड असंवैधानिक है? आप बताइए, नॉन ट्रांसपेरेंट है, बताइए आप मुझे। जहां तक आपका सवाल है उस हैकेथॉन का जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइज किया था, मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैं और सौरभ भारद्वाज हम थे, हम उसको कर सकते थे, हैकर्स थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया। कमाल करते हैं भाई आप। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जाके पक्षकार बनिए, दीजिए, आप कहिए कि मैं कर सकता हूं और मुझे मौका दिया जाए हैक करने का। भाई सब कहना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है ना, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप तहसीन पूनावाला कि आप कर सकते थे, लेकिन आपको करने नहीं दिया गया। भाई अब हम वीवीपैट की बात के ऊपर आए। नहीं, आपने 2 बातें कही। आपने उस सवाल का भी अभी तक जवाब नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है। आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन लोगों का जवाब दिखाने का वक्त है। 1 मिनट, लोगों का जवाब 1 मिनट दिखा दें। हमने पूछा था कि चुनाव से पहले विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल क्यों उठा रहा है, और इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। 82.5% लोग कह रहे हैं कि हार का खतरा अभी से दिखने लगा है, इसलिए ईवीएम की बात हो रही है, और पब्लिक में भ्रम फैलाने के लिए सब किया जा
रहा है, ये मानने वाले लोग 11% हैं, और बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये सब कहा जा रहा है, इसलिए ये ऐसा मानने वाले लोग करीब 6.5% हैं। जरा दूसरे सवाल का भी जवाब जल्दी से दिखा दीजिए, क्या है रुझान अब तक का? ईवीएम में गड़बड़ी की बात करके इंडी गठबंधन को क्या हासिल होने वाला है, क्या हासिल करना चाहती है? और इस सवाल के जवाब में आप क्या कह रहे हैं? करीब 86% लोग कहते हैं कि हार गए अगर तो ये रेडीमेड बहाना होगा 4 जून के बाद, और आला कमान पर सवाल नहीं उठेंगे। वैसी पार्टियां जिसमें आला कमान का कल्चर है, तो आला कमान के नेतृत्व पर कोई सवाल ना उठे, इसके लिए ईवीएम की बात कही जा रही है। ऐसा मानने वाले लोग करीब 7.5% हैं, और चुनाव के पहले माहौल बनेगा ऐसा भी करीब 7% लोग मानते हैं। तो लोगों की राय क्या है वो एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। अब निजेश अवस्थी भाई, लोग कह रहे हैं कि ये आला कमान और नेतृत्व को एक तरीके से लांछन से बचाने के लिए और अभी से रेडीमेड बहाना तैयार किया जा रहा है, इसलिए अभी से ईवीएम हो रहा है। रंजीत जी, आपने एक सवाल किया, आपने 2 सवाल किए तहसीन से कि सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईवीएम हैक हो सकती है। मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला। अगर इनके पास है तो बार बार कहा इन्होंने कि मैं जवाब दूंगा, मुझे देने तो दीजिए, मुझे जवाब तो देने दीजिए इस सवाल का, लेकिन जवाब नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, अगर ईवीएम ये हैक कर सकते हैं तो करते क्यों नहीं? अपने पक्ष में कर लें। हाँ, ठीक बात है, अपने पक्ष में कर लें। हाँ, मैं तो कहता हूं कि ट्रेनिंग अगर हैक हो सकती है अपने सारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दीजिए इसकी कि ऐसे ईवीएम हैक होता है, तुम भी करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तौसीफ खान जी, आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, आप जिस 2012 या 11 और 13 की बात कर रहे हैं, मुझे भी याद आता है कि ममता बनर्जी जी ने संसद में पर्चे लेके कहा था कि मैं इसको फाड़ दूंगी, एक भी घुसपैठिए को, बांग्लादेशी घुसपैठिए को अंदर नहीं आने दूंगी। आप याद करिए ना, कहें तो थोड़ी सी और बात याद दिला दूं आपको, पुरानी बात मैं याद दिला दूं आपको, अब याद और दिलाता हूं। अब अगर नहीं, अरे भैया, मैं बात कर रहा हूं पुरानी और नई बातों की, मैं बात कर रहा हूं मैं भैया, आप पुरानी बात याद दिलाएंगे, मैं भी पुरानी बात याद दिलाऊंगा आपको। पुरानी बात भैया, आपने संसद के अंदर सोमनाथ चटर्जी की फाइल मेज पे जाके आपने पर्चे फेंके जा करके कि एक भी बांग्लादेश घुसपैठिए को अंदर नहीं रहने दूंगी। एक बात। दूसरी बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तौसीफ खान से या बाकी लोगों से पूछता हूं कि विधानसभा में ये बीजेपी हैक नहीं करती पश्चिम बंगाल में, लोकसभा में थोड़ा थोड़ा कर लेती है। हाँ, थोड़ा कर लेती है। तेलंगाना में नहीं करती, कर्नाटक में नहीं करती, हिमाचल में भी नहीं करती। अच्छा, तो फिर अगर चोरी नहीं कर रहे तो छुपा, राजस्थान में कर लेती है। ये कितनी अगर बीजेपी चोरी वाली बात है तो छुपाने की क्या जरूरत है? जिस राज्य में उनको, अच्छा, हैरत की बात है। और मैं तहसीन तौसीफ खान, अब निजेश जी जो ये कह रहे हैं ना कि वो एनआरसी की बात जो ममता दीदी जब कागज लहराती थी संसद में, वो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मैंने जो शुरू में कहा कि भाई विपक्ष का पूरा जो प्रचार अभियान है उसको देख के ऐसा लगता है कि इसमें 2 चीजें हावी है, एक तो डर और दूसरा भ्रम। डर फैलाओ, डर, और ममता, खास करके ममता बनर्जी जिस तरह का प्रचार कर रही हैं, हर मंच से सीए एनआरसी की बात हो रही है, हर मंच पे कहा जा रहा है कि भाई दंगे होंगे, हर मंच से कहा जा रहा है, और भाई दंगे होंगे, कुछ हद तक सही भी साबित हुआ है। तो भाई मैं कह रहा हूं कि ये डर दिखा के कि सबको कैंसिल कर देगा। अरे कौन कैंसिल कर रहा है भाई, किसको कैंसिल कर रहा है, क्यों ये सब बातें हो रही है? चाहता हूं, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। नहीं, मैं तौसीफ खान से इसका जवाब भी ले लेते हैं। 10 सेकंड का रंजीत जी, 10 सेकंड से। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर पूरे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय लोकतंत्र को सर्वाधिक ईवीएम के द्वारा सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। और जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी यहाँ के चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही हैं और प्रयास करती हैं, इसके बावजूद वो सफल नहीं हो पाते, बड़ी साफ सी बात है। भारत का एक मुख्यमंत्री अरेस्ट होता है तो कहीं से कोई टिप्पणी नहीं आती, दूसरा होता है तो आती है। मुझे समझ में नहीं आता 2 मुख्यमंत्रियों में अंतर। बिल्कुल, वो अलग सवाल है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि तौसीफ खान को इसका जवाब देना चाहिए ना कि भाई ये डर और भ्रम फैलाकर आप चुनाव जीतने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि गलत स्ट्रेटजी है, लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। डर और भ्रम कौन फैला रहा है? आप देखिए, ये हाईकोर्ट का, कैलकाटा हाईकोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर है कि आप जो है तलवार लेकर नहीं निकलेंगे रामनवमी के अवसर पे, और उसके बावजूद ये बजरंग दल, ये आरएसएस, ये बीजेपी के वर्कर, इनके संरक्षण में ये लोग देखिए तलवार लेकर निकल रहे। डर और भ्रम कौन फैला रहा है? डर फैलाने की बात कौन कर रहा है?
दंगा के बाद कौन कर रहा है? भाई अगर दंगा होता है बंगाल में तो इससे तो नुकसान ममता बनर्जी का होगा क्योंकि वो यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, लेकिन दंगा करवाने से फायदा तो बीजेपी का होगा ना, इसलिए तो बीजेपी कह रही है ये बात। इतना कल परसों जो है प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात का हवाला दिया, हाईकोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया कि हमें हाईकोर्ट से इजाजत मिली है, लेकिन उसी हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस के बारे में यह भी कहा है, उसी बंगाल हाईकोर्ट ने कहा बंगाल पुलिस के बारे में कि भाई आप पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, आप एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हो, एजेंट की तरह व्यवहार कर रहे हो। भाई संदेश खाली से लेकर के और तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें कि पुलिस के फंक्शनिंग पे बहुत गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तौसीफ खान, उसका भी जिक्र करिए। और अगर तलवार लेकर लोग निकले हैं ना तो ये भी लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और आप ही का फेलियर है। छत पर पत्थर रखने को और तलवार लेकर अगर निकल रहे हैं, जुलूस निकल रहा है तो ये भी आपका फेलियर है, आपने निकलने दिया। बीजेपी के नेता और अगर बंगाल में दंगे हुए तो वो भी आपका फेलियर है, वो आप ही के खाते में जाएगी वो नाकामी, किसी और के खाते में नहीं जाएगी वो। गुरु प्रकाश जी का वहां पे गाइडलाइंस के 4 गुरु प्रकाश जी संदेश खाली विजिट नहीं करेंगे, हाँ, उसके बावजूद वहां पे 200 लोग पहुंच गए। तो अब जब वेस्ट बंगाल पुलिस अपना काम कर रही है तो उसको बोलते खालिस्तानी। ये क्या बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब कौन करना चाहता है? बीजेपी करना चाहती है। जब गुरु प्रकाश पुलिस ऑफिसर को पगड़ी के पहनने से वो उनको खालिस्तानी कर दे रहे, जो पुलिस ऑफिसर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। पुलिस कितना कर्तव्य का पालन कर रही है, वो हाई कोर्ट की कम से कम आधा दर्जन टिप्पणियां हैं, उसको अभी कहिए तो अभी एक बार हम आपको बताएं, लंबा समय लग जाएगा। हाई कोर्ट ने जो बंगाल पुलिस के बारे में कहा है उसको भी कभी गिरेबान में झांक कर देखिए। गुरु प्रकाश जी, ये क्यों जो ये ईवीएम से लेकर के और एनआरसी, सीए सब की जो बात हो रही है, वो डर और भ्रम का ये की राजनीति जो है वो क्यों चरम पे है? नहीं देखिए रंजीत जी, सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त तहसीन को जवाब देना चाहता हूं। मैं तहसीन से कहना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि संविधान की धारा 323 और 324 का एक बार अध्ययन करिएगा। नंबर 1। नंबर 2, आज आप चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। रंजीत जी, साल था 2009, देश में आम चुनाव होने वाले थे। उस समय चुनाव आयोग किसको नियुक्त किया गया था? जो अपने आप को इंदिरा गांधी के तीसरे सुपुत्र बोलते थे, नवीन चावला। नवीन चावला वही व्यक्ति है जिनके विषय में शाह कमीशन ने कहा था ही इज अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। तो आज चुनाव आयोग के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो आपको अपनी गिरवा में झांकने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी हमारे टीएमसी के जो सिंपैथाइजर है वो टीएमसी का गुणगान कर रहे थे। देश ने देखा संदेश खली में 55 दिनों तक लगातार आपके पार्टी के ऑफिस बियरर शाहजहां, उनके देखरेख में, उनके सुपरविजन में दलित आदिवासी महिलाओं का रेप होता रहा और आपने कुछ नहीं कहा। 55 दिनों तक ये निरंकुशता चलती रही और आपने कुछ नहीं कहा। रंजीत जी, हमें आज भी याद है पश्चिम बंगाल में सरकार बनी थी टीएमसी की, क्या बोला था ममता दीदी ने? खेला होबे। और खेला होबे के नाम पे पश्चिम बंगाल की सड़कों पे जो हिंसा का तांडव हुआ, आप यहाँ अखबार दिखा रहे हैं, आप यहाँ तलवार दिखा रहे हैं, आप यहाँ रामनवमी की बात कर रहे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है। अगर अखबारों की कतरने अगर जमा की जाए तो अच्छी खासी मोटी किताब बन सकती है उसकी, जिस तरह की रिपोर्ट्स उस दौरान हमने देखी है। और चुनावी हिंसा का एक लंबा इतिहास है और उसको कौन बढ़ावा दे रहा है, कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक सवाल तहसीन ये है कि भाई 1982 में पहली बार ईवीएम इस्तेमाल किया गया और 2000 से बहुत वाइडली इस्तेमाल हो रहा है, हर चुनाव में हो रहा है। उसके बाद 2000 से लेकर 2014 के बीच में आपकी भी सरकार रही, 2 बार सरकार रही भाई। तो उस समय आप लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि ये ईवीएम जो है वो सेफ चीज नहीं है और ये फुल प्रूफ नहीं है? अचानक से 2014 के बाद ईवीएम पे सारे सवाल आपको दिखने लग गए। नहीं, 2014 से नहीं, 2009-10 से सवाल शुरू हुए। जब भाजपा ने सवाल उठाया, माननीय एल.के. आडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने सवाल उठाया और उसके बाद कुछ चेंजेस आए। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, सुब्रमण्यम स्वामी जी गए थे, उसी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वीवीपैट कंपलसरी और वो सारे प्रोटोकॉल्स आ गए। अब सवाल, अब मैं दोबारा से कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात को सुनिए। ईवीएम पे समय कम है सर, एकदम 20 सेकंड आप लोग इसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, सवाल है वीवीपैट का 100% टैलिंग, एक
पेपर, तीसरा इस सवाल का कोई भी मुझे जवाब दे दे कि जहां पर भी ईवीएम का मेल फंक्शन होता है और एक्स्ट्रा वोट्स आते, कभी भी वो वोट हमेशा भाजपा को क्यों जाते? कभी भी एक भी आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी कांग्रेस को गलत वोट मिला या आम आदमी पार्टी को? ये सारी बातें आपको सुप्रीम कोर्ट में भी जाके बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जाके बताना चाहिए कि आप हैक कर सकते हैं और क्या क्या जो आपकी रिपोर्ट्स है उसको बताना चाहिए, लेकिन कोई मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की तरफ से किसी ने बताया है। और जो आप हमने लोगों से बाकी सवाल पूछे थे उसके जवाब भी हम उसके भी रुझान दिखा रहे हैं कि आपने क्या कहा है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर आपने ज्यादातर लोगों ने कहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, और सीए एनआरसी के मुद्दे पर भी जो हमने सवाल पूछा था उसका भी जरा जवाब दिखा दीजिए। और उसके जवाब में लोगों ने कहा है कि करीब 62% लोग मानते हैं कि मुस्लिम वोटर इससे प्रभावित होंगे, और बीजेपी की सीट को लेकर राहुल और प्रियंका का बयान अलग अलग क्यों है, इस पर मेजॉरिटी व्यू क्या है, इस पर ज्यादातर लोगों की राय क्या है, ये भी बता दीजिए। इस पर 85% लोग मानते हैं कि दोनों खुद ही कंफ्यूज हैं। तो ये तो आज के मूड मीटर में लोगों की राय है, आपकी राय है, हमने आपके अपने प्रवक्ताओं की राय भी आपको सुनाया। लेकिन अब वक्त है मूड मीटर में आज के वोटर, आज के जो लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस करने की। और आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनमें कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल के हैं और सुप्रिया सिंह कर्नाटक की हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाकी सुधा सिंह 2 और जो विजेता हैं, सुधा सिंह उत्तर प्रदेश की और महेश चमोली उत्तराखंड की। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मूड मीटर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।